पिछले वीडियो में हमने बॉम्बे वेलवेट के ना वर्क करने के कुछ रीजंस डिस्कस किए। इस वीडियो में हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एनालाइज करके ये कंक्लूड करेंगे कि बॉम्बे वेलवेट आखिर क्यों नहीं वर्क करी। कैरेक्टर्स पर आने से पहले मैं एक चीज डिस्कस करूंगा। नो डाउट अनुष्का शर्मा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पुल ऑफ करी, बट आई स्टिल फील कि रोजी के रोल में किसी न्यू कमर को कास्ट करना समझदारी का काम होता, या फिर कोई ऐसी एक्ट्रेस जो रिलेटिवली उतनी पॉपुलर ना हो, क्योंकि रोजी का कैरेक्टर एक डैमसेल इन डिस्ट्रेस कैरेक्टर होता है, यानी वो खूबसूरत फीमेल कैरेक्टर जिसको हमेशा हेल्प या सपोर्ट की जरूरत हो। अनुष्का शर्मा, जिनको हम इसके पहले कई बार देख चुके थे, उनका रोजी होना कन्विंसिंग नहीं लगता, और यही फीलिंग आती है कि उनके डायलॉग्स क्यों नहीं है। एंड टू प्रूव माई पॉइंट, जितनी भी ये ट्रैजिक डैमसेल इन डिस्ट्रेस कैरेक्टर्स रही हैं, वो तभी कन्विंसिंग लगी हैं जब किसी न्यू कमर ने उन्हें प्ले किया है, जैसे रॉकस्टार में नरगिस, या लव आजकल में जिजेले मोंटेरो, या ओम शांति ओम में दीपिका, या इवन अनुष्का इन रब ने बना दी जोड़ी। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि हम उस नए चेहरे को इजिली एक हेल्पलेस शायद लड़की मान सकते हैं और उस सबमिसिव रियलिटी का हिस्सा सोच सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में उस एक्ट्रेस की रियल लाइफ पर्सनैलिटी हमारी डैमसेल इन डिस्ट्रेस इमेजिनेशन के बीच में नहीं आती। एंड तभी तुम लोग को यूजुअली सुनने में आता होगा कि कोई भी न्यू कमर एक्ट्रेस डेट नहीं करती ताकि वो डिजायरेबल लगे। मीडिया सिर्फ सेंसेशन होता, और अगर उन्हें ऐसा लगा कि तुम दोनों का आपस में कुछ है तो उनको डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरा मतलब ये नहीं है कि अनुष्का शर्मा को डेट नहीं करना चाहिए था, बट कंपैरेटिवली एक न्यू कमर की वजह से हमें रोजी ज्यादा बिलीवेबल लगती। और उनके केस में एक डिसएडवांटेज ये भी था कि उन्होंने उस समय तक लगातार बबली और बातूनी रोल्स किए थे, जिसकी वजह से एक शांत रोजी की रियलिटी में उन्हें देखना मुश्किल था। एंड फाइनली दैट ब्रिंग्स मी टू द रोमांस सब जॉनर, जिसको थ्रिलर सब जॉनर की तरह बॉम्बे वेलवेट को फ्रेश बनाने के लिए यूज किया गया है। जैसे एक अच्छी थ्रिलर बनाने के लिए या तो प्लॉट या कैरेक्टर्स का अनप्रेडिक्टेबल होना जरूरी है, वैसे एक अच्छा रोमांस बनाने के लिए या तो प्लॉट में बिछड़ने की ट्रेजेडी या कैरेक्टर्स में केमिस्ट्री होनी चाहिए। अब ये चीजें बॉम्बे वेलवेट में कितनी इफेक्टिवली पोर्ट्रे हुई हैं, इसे समझने के लिए हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एनालाइज करेंगे। पहले जॉनी के कैरेक्टर का एग्जीक्यूशन समझते हैं। जॉनी का फंडामेंटल कैरेक्टर उस टाइम के बॉम्बे का एम्बिशन रिप्रेजेंट करता है। जैसे बॉम्बे उस समय इंडस्ट्रियल से फाइनेंशियल सिटी बनने के लिए बेकरार था, वैसे ही जॉनी भी फिल्म में अपनी लोअर क्लास ब्रेक करके अपर क्लास में शामिल होने के लिए बेकरार रहता है। तभी वो झोपड़पट्टी में रहने के बावजूद इंग्लिश फिल्में देखता है। ये आइडिया उसके कॉस्ट्यूम्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। So his clothes fit into that characteristic of trying to take in other people's style statements to make his own, and therefore progressing. And since he progresses in economic status, he also progresses in style and adopts style from other people. बट फिल्म में हम जॉनी के एम्बिशियस नेचर से इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमें इससे रिलेटेड कोई रीजन या ऑब्स्टिकल नहीं दिया जाता। सरदार और फैजल के कैरेक्टर का एग्जांपल देखते हैं। सरदार की बैक स्टोरी में क्लियरली ये दिखाया जाता है कि वो अपने बाप का बदला लेने की आग में क्राइम वर्ल्ड में घुसा है, यानी हमें उसके एम्बिशियस होने का एक रीजन मिलता है, और ये रीजन रामाधीर के रूप में थ्रू आउट द फिल्म प्रेजेंट होता है। इसलिए हम सरदार की जर्नी से हुक्ड रहते हैं। हम भी उसकी तरह रामाधीर को बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं। जॉनी की तरह फैजल का रीजन भी फिल्म्स होती हैं। दोनों फिल्मों से इन्फ्लुएंस होकर बड़ा बनना चाहते हैं, बट फैजल के केस में रीजन और ऑब्स्टिकल दोनों प्रेजेंट होते हैं। फैजल के ऑब्स्टिकल्स यानी मुश्किलें इमोशनल और फिजिकल दोनों होती हैं। फैजल को ऑपोजिशन से टाइम टू टाइम फिजिकल ऑब्स्टिकल्स तो मिलते ही हैं, पर उसके पहले भी उसको एक निकम्मा फैमिली मेंबर होने के ताने मिलते थे। उसके भाई की डेथ के बाद ये दिक्कत और बढ़ जाती है। 24 घंटा नशा करके दानिश का खून भुलाया नहीं जाएगा। ऊपर से उसके बेस्ट फ्रेंड का धोखा एक इमोशनल ट्रिगर की तरह होता है, जिसकी वजह से वो क्राइम वर्ल्ड में आने का डिसीजन लेता है। हमका अनाथ करने वाला फजलू उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करते थे। क्या हुआ? फैजल जब क्राइम वर्ल्ड में आता है तो पूरी फिल्म में उसके बिहेवियर से लगता है कि वो ऐसी जगह आ गया है जहाँ वो कभी आना नहीं चाहता था। हमें कभी अब्बा के धंधे में नहीं आना था, हमें कभी कुछ नहीं करना था। तभी उसको लिटरली अपनी जान की परवाह नहीं होती है। मरना है तो मर जाएंगे, एक ही तो जान है तो अल्लाह लेगा मोहल्ला लेगा। गांडू एक ही जान है, हमरा है तो अल्लाह लेगा मोहल्ला लेगा। हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। हमका प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, फैजल खुद का प्रोटेक्ट कर सकता है। उनको बोल हमारे पीछे आने का जरूरत नहीं। जरूरत पड़ सकती है अभी। अब आप फैजल खान को किसी का जरूरत नहीं, बोलो बजाएं। शुरुआत में लाखों लोगों की तरह फैजल को भी हीरो बनने का शौक होता है। जब तक वहीद रहमान जिंदा है संजीव कुमार सब कुछ।
बट धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये सब एक अच्छी जिंदगी की बर्बादी थी। हम तो सोचते थे संजीव कुमार के घर में हम बच्चन पैदा हुआ है, लेकिन जब आँख खुली देखा साला हम तो शशि कपूर है, बच्चन तो कोई और है। इन रीजंस और ऑब्स्टिकल्स का थ्रू आउट द स्टोरी प्रेजेंट रहना हमें एक कैरेक्टर से हुक्ड रखता है, बट यही सारी चीज़ें जॉनी के कैरेक्टर में मिसिंग होती हैं। जॉनी के कैरेक्टर का इतना एम्बिशियस और शॉर्ट टेम्पर्ड होने का गिना चुना रीज़न ये हो सकता है कि वो एक तो सिनेमा से इन्फ्लुएंस्ड है और दूसरा कि वो अपनी माँ को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है, जो कि फैजल से सिमिलर रीजंस हैं। इवेंचुअली जब उसकी माँ भी उसको धोखा देकर भाग जाती है तो यही इनसिक्योरिटी उसे बड़े बनने की आग देती है। अपन ने हमेशा उसका बेटा बनने की कोशिश की, लेकिन उसने अपन को कभी नौकर बनाया, कभी दल्ला, कभी कुली। इसलिए अपन को अपन का औकात बदलने। बट फिर भी ये रीजंस इस कैरेक्टर से हुक रखने के लिए काफ़ी नहीं है। जनरली ऑब्स्टिकल्स की वजह से कैरेक्टर्स इसलिए इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि हमें एक एंटिसिपेशन यानी उत्सुकता रहती है कि ये कैरेक्टर इन ऑब्स्टिकल्स पे कैसे रिएक्ट करेगा। ये एंटिसिपेशन हमें जॉनी के केस में नहीं होती क्योंकि उसको जो ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं, यूनिक नहीं। फिल्म में जॉनी को एक अंडरडॉग दिखाने की कोशिश ऐसे फीके ऑब्स्टिकल्स की वजह से ही नाकाम रह जाती है, क्योंकि वो ऑब्स्टिकल्स फेस नहीं करता, इसलिए उसके टुवर्ड्स डर महसूस होने के बजाय हमें वो एक रोंदू बच्चे जैसा लगता है। जॉनी को बॉम्बे वेलवेट क्लब तो बैठे बैठे मिल जाता है। A few moments later. बिग शॉट बनना है ना तुम्हें, मैं बनाऊंगा। और जमशेद मिस्त्री की साइड से एक आध ऑब्स्टिकल जो उसे फेस करने भी होते हैं वो भी हमें उसके लिए डर महसूस नहीं कराते, क्योंकि उसकी साइड खम्बाटा खड़ा रहता है एंड जब तक खम्बाटा उसके अगेंस्ट होता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आई गेस अगर ये चीज इंटरवल के पहले हुई होती और बाकी फिल्म में हम ये देखते कि कैसे जॉनी हर कैरेक्टर को यूज करके खम्बाटा के टैक्टिक्स को मात देता है तो फिल्म ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती। जॉनी की लव स्टोरी को जो ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं वो किसी भी कन्वेंशनल बॉलीवुड फिल्म की तरह होते हैं, जहाँ हीरो लड़की के लिए अपने करप्ट मेंटोर के खिलाफ हो जाता है जिसने उसे बनाया था। बात यह है कि सेकेंड हाफ में ये इंटरेस्टिंग ऑब्स्टिकल से हटके फिल्म का फोकस सिर्फ इस प्रेडिक्टेबल ऑब्स्टिकल पर रह जाता है। फैजल की तरह जॉनी का कैरेक्टर ट्रॉमा उसके सामने ऑब्स्टिकल बन के नहीं खड़ा होता। कैरेक्टर ट्रॉमा से मेरा मतलब है वो चीज जिसकी वजह से हमारा कैरेक्टर एक डार्क रास्ते पे चला गया। फैजल के लिए कैरेक्टर ट्रॉमा रामाधीर और सुल्तान होते हैं जो फिल्म के एंड तक जिंदा रहते हैं, इसलिए हम एंड तक उत्सुक रहते हैं कि कैसे फैजल इनको मारेगा। जॉनी के केस में ये कैरेक्टर ट्रॉमा मिसिंग रहता है, उसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं होती जो उसे उसकी लाइफ ऐसी होने का रीजन याद दिलाते रहे। मे बी उसकी मदर से रिलेटेड कोई ट्विस्ट हो सकता था, या बेसिकली उसके बचपन से कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो उसकी लोगों से धोखा मिलने की इनसिक्योरिटी को याद दिलाता रहता। रोजी के कैरेक्टर की बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा था कि वो एक डैमसेल इन डिस्ट्रेस होती है, और डैमसेल इन डिस्ट्रेस से मेरा मतलब सिर्फ प्रॉब्लम में फंसी लड़की नहीं है, बल्कि एक शाय खूबसूरत लड़की जो डिजायरेबल लगे। इसके लिए कोई अलग शब्द है तो बता दो। यहाँ सूखी अंग्रेजी वाले एक शब्द में दो मतलब फिट कर रहे हैं। ऐसा कैरेक्टर होने की वजह से एज एन ऑडियंस हम रोजी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, पर प्रॉब्लम ये है कि फिल्म बहुत रखती है। अगर रोजी सही में मर जाती तो आई गेस स्टोरी अभी से तो बेटर ही होती, क्योंकि फिल्म ने सेकेंड हाफ में रोजी को खींच दिया था। कैरेक्टर ट्रॉमा या किसी और अच्छे ऑब्स्टिकल से फिल्म रोजी को और एंटरटेनिंग बना सकती थी। आई मीन दुर्गा का एग्जाम्पल ले लो, वो भी शुरुआत में डैमसेल इन डिस्ट्रेस होती है, पर इवेंचुअली सरदार की गलती की वजह से वो प्लॉट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है। सिमिलरली अगर रोजी का पर्पस सेकेंड हाफ में और वाइटल होता तो चीजें थोड़ी और बेटर हो सकती थी। मे बी जॉनी कोई गलती करता जिससे रोजी उसके अगेंस्ट हो जाती, या फिर रोजी के अब्यूजिव चाइल्डहुड का कैरेक्टर ट्रॉमा इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। मतलब कुछ भी, इससे तो बेटर ही होता। अब आते हैं खम्बाटा पर। पहली बात तो बहुत सी जगहों पे मुझे करण जौहर एज खम्बाटा नहीं सूट किए। नो डाउट कुछ सीन्स में उन्होंने खम्बाटा के कैरेक्टर को बाहर लाया है, बट ओवरऑल आई फील उनकी स्किल्स कम पड़ गई, स्पेशली क्लाइमैक्स में। मैं इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। एज वी नो खम्बाटा गे होता है और कहीं ना कहीं वो जॉनी के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड भी होता है। रोजी में तुमने ऐसा क्या देख लिया जॉनी जो मुझ में नहीं था? फाइनल सीन में जब जॉनी खम्बाटा को चाकू मार रहा होता है तो वो एक फैलिक सिंबल होता है, मतलब एक तरह का सेक्सुअल सिंबल। खम्बाटा की चाकू से मौत मेटाफोरिकली ये सिंबलाइज करती है दैट ही इज लिटरली बीइंग स्क्रूड बाय जॉनी। तभी यहाँ चाकू के बिना क्लोजअप शॉट लिया गया है ताकि हम इस सिंबलिज्म को समझ पाए। वाह, ये होती है पोएटिक डायरेक्शन। बट इस डायरेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को आई थिंक करण जौहर पूरी तरह इस सीन में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, एंड ऐसा मुझे मोस्ट ऑफ द फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस देख के लगा।
अनसेटिस्फाइंग। बट परफॉर्मेंस के अलावा खम्बाटा का कैरेक्टर इनहेरेंटली भी फ्लॉड होता है। इसकी एक वजह खम्बाटा का बहुत वीक लेवल का कॉन्फ्लिक्ट प्रोवाइड करना है। एक एंटागनिस्ट कैसे अच्छा बनता है ये मैंने पहले 2 वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसकी लिंक ऊपर है। उसमें मैंने ये कहा था कि चाहे फिजिकली स्ट्रांग हो या मेंटली या फिर दोनों, सबसे ज़रूरी चीज़ एक अच्छे एंटागनिस्ट को बनाने के लिए होती है हमारे मेन कैरेक्टर के खिलाफ फ्रिक्शन, यानी एक अपोजिंग फोर्स। खम्बाटा यही अपोजिंग फोर्स अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाता। जो भी थोड़ा बहुत ऑपोजिशन वो प्रोवाइड करता है वो बिल्कुल भी यूनिक नहीं होता। I mean, देशपांडे को जिंदा रखने की सजा के तौर पे वो जॉनी को मरवाने के लिए हेंचमैन भेजता है, जिसकी वजह से चीमन मारा जाता है, जो कि एज एन ऑडियंस हमें थोड़ी चोट तो पहुंचाता है, पर एज एन एंटागनिस्ट ये एक सिंपलिस्टिक मूव लगता है। क्रिएटर्स ने खम्बाटा को सटल और स्ट्रेटेजिक तरीके से खेलने वाला एंटागनिस्ट ही बनाना चाहा होगा, लेकिन ये मूव इस टाइप के एंटागनिस्ट के हिसाब से बहुत ओवर द टॉप और आउटरेजियस लगता है। और तो और जब जॉनी बच जाता है तो रोजी को किडनैप करके खम्बाटा बॉम्बे वेलवेट में उसका इंतजार कर रहा होता है। सोचो अगर रामधीर इखलाक वाले मैटर के बाद सरदार को जवाब देने के लिए दुर्गा को उठवा लेता तो कितना सिंपलिस्टिक लगता, लेकिन हुआ क्या, जवाब में उसने सुल्तान को सरदार के खिलाफ खड़ा कर दिया, जो कि पॉलिटिकली स्मार्ट मूव है। सिमिलरली खम्बाटा भी अगर देश पांडे या मिस्त्री के सामने जॉनी को एज ए कल्प्रेट फंसाता तो और स्मार्ट लगता। बट इस किडनैपिंग वाले मूव में भी 2 चीजें हैं। पहली तो ये कि हीरोइन का किडनैप होना बहुत ही यूजुअल ट्रोप था, स्पेशली एक फिल्म के क्लाइमैक्स पॉइंट पे। इसकी जगह अगर रोजी को मेंटली मैनिपुलेट करके खम्बाटा अपने पास बुलाता तो और इंटरेस्टिंग लगता। इससे जॉनी को ना सिर्फ फिजिकली रोजी को वापस लाना होता, बल्कि मेंटली भी उसका भरोसा वापस जीत कर दोनों के बीच की दरार खत्म करनी होती। इस तरह खम्बाटा और चालाक नजर आता और साथ में क्लाइमैक्स भी इंटरेस्टिंग होता। दूसरी चीज, कुछ टाइम पहले जो खम्बाटा अपने प्लान को लेकर पूरा रिलैक्स था, वो थोड़े ही टाइम में इतना इनसिक्योर कैसे होगा कि वो खुद अपने बनाए बॉम्बे वेलवेट के साथ पूरे रिस्क मोड में आ जाता है। उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि बॉम्बे वेलवेट सील हो या पुलिस उसे खुद वहां पकड़ ले। ये ड्रास्टिक चेंज कहीं ना कहीं फिल्म की लेंथ, एक्टर की परफॉर्मेंस और मूवी के प्लॉट की वजह से निखर कर नहीं आ पाया। मैंने पहले कहा था कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर थ्रिलर सब जॉनर की वजह से एक एंटरटेनिंग क्राइम ड्रामा थी, वैसे ही बॉम्बे वेलवेट भी थ्रिलर और रोमांस सब जॉनर यूज करके एक एंटरटेनिंग क्राइम नॉर बनना चाह रही थी। थ्रिलर के लिए तो हम मिस्ट्री सब जॉनर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पर रोमांस के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि थ्रिलर और मिस्ट्री सिमिलर जॉनर्स हैं, बट रोमांस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। इसलिए इस मामले में इकलौता चेंज हम यही एनालाइज कर सकते हैं कि ये लव स्टोरी बेटर कैसे हो सकती थी। इसके पहले मैंने कहा था कि लव स्टोरी वर्क करने के लिए या तो प्लॉट में बिछड़ने की ट्रेजेडी या कैरेक्टर्स में केमिस्ट्री होनी चाहिए। प्लॉट में ट्रेजेडी यहाँ 2 तरीकों से आ सकती है, कैरेक्टर ट्रॉमा और कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट। कैरेक्टर ट्रॉमा जो मैंने पहले डिस्कस किया था, उसे यूज करके ये लव स्टोरी 2 ट्रॉमेटिक सोल्स की होना चाह रही थी। एक लड़की जिसका सब कुछ बाकी दुनिया ने छीन लिया और एक लड़का जिसको अपनों ने ही कहीं का नहीं छोड़ा। दोनों के चाइल्डहुड ट्रॉमा में इनकी माओ ने इन्हें छोड़ दिया था। दोनों बचपन में दुनिया का असली रंग जान जाते हैं, जिसकी वजह से एक सर झुका के सिर्फ अपना काम करना सीखती है, वहीं दूसरा अपने मतलब के लिए औरों का सर काटना। सुनने में ये जितना पोएटिक लगता है, फिल्म में इसको उतने ही फीके तरीके से यूज किया गया है। वजह ऑब्वियस सी बात है, जब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का ट्रॉमा यानी फाउंडेशन ही अच्छे से नहीं बन पाई तो ट्रॉमेटिक सोर्स वाली लव स्टोरी की बिल्डिंग को तो रहना ही था। ट्रेजेडी के लिए दूसरा तरीका कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट, जो हमें कभी कभी बॉम्बे वेलवेट की नियॉन लाइट की तरफ फ्लिकर होता हुआ दिखता है, पर कभी भी रोजी के बंगले की तरफ ब्लास्ट नहीं करता। कहने का तात्पर्य ये है कि प्लॉट में दोनों कैरेक्टर्स के बीच टेंशन का ग्राफ स्टेबल नहीं था। प्री इंटरवल जैसे मोमेंट्स में ये ग्राफ ऊपर रहता है, वहीं इंटरवल के बाद प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट की वजह से जमीन फाड़ के नीचे चला जाता है। खम्बाटे का वीक कैरेक्टराइजेशन भी प्लॉट में टेंशन की कमी का रीजन है। जो बैलेंस बॉम्बे वेलवेट के प्लॉट में रोजी और जॉनी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में होना चाहिए था, वो मिसिंग रहता है। केमिस्ट्री पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि एक्चुअली में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बैठ रही थी। शायद करण जौहर ने यही देखते हुए उन्हें ऐ दिल मुश्किल में कास्ट किया। बस एक अच्छी ट्रेजेडी की जरूरत थी, तब ये लव स्टोरी भी बॉलीवुड के गोल्डन रोमांसेस में गिनी जाती। तो आखिरकार हमने बॉम्बे वेलवेट का रोमांस ना वर्क करने के रीजंस एनालाइज कर लिए, जो वन ऑफ द सब जॉनर्स था जिसे फिल्म ने अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया, जिसकी वजह से बॉम्बे वेलवेट बिग शॉट नहीं बन पाई।